हे सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम ये सब्जेक्ट कर रहे हैं आपका जी का प्रोजेक्ट मैनेजमेट, जो कि आपका जी का सब्जेक्ट है। और ये सैम 5 के लिए वीडियो होने वाली है। सैम 5 का ये जी का सब्जेक्ट है, जिसका की पेपर है आपका, एग्जाम है। कब है? 30 दिसंबर, 30 दिसंबर को आपका ये एग्जाम होने वाला है। अदर सेमेस्टर में भी जी हो सकता है या नहीं हो सकता है, रेस्पेक्टिव आप सिलेबस के हिसाब से मैच करके पढ़ सकते हो, बट इन लोगों के लिए पर्टिकुलरली होने वाला है। और मैं इस सीरीज़ में आपका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों के साथ क्लास में अपनी शेयर कर देना। इसका कंटेंट आपको कहीं पे मिल नहीं रहा होगा। और अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हो, मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अभी वो सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ सारी चीज़ें बाद में। तो सबसे पहली यूनिट आ जाती है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। अब ये यूनिट 1 है, ऐसे ही मैं सारी यूनिट कवर करा दूंगा। आपकी प्लेलिस्ट आपकी 29 तारीख से पहले, और 29 तारीख को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो विद पीवाईक्यू सब कुछ डिटेल में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, तो व्हाट इज द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट एक क्या है? प्रोजेक्ट आप समझ सकते हो कि ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है। हम बहुत सारी एक्टिविटीज है, कुछ ऑपरेशंस है, वो कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट जो है वो एक टेम्पररी या वन टाइम एक्टिविटी है, जो कि कोई यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस या फिर कोई हमें रिजल्ट चाहिए उसके लिए करी जा रही है। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और एक टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम पीरियड होगा इसका। यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज सच एज मनी, मैन पावर, मटीरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही लिमिटेड उसमें यूज़ करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अंधा पैसा है, हम पैसा पानी की तरह बहा दें, या हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि काम हमें 1 साल में करना था बट 10 साल आपने उसमें लगा दिए, तो ऐसा हमें नहीं करना वाला। ठीक है, सो देन आता है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज। हम आज कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका हमें रिटर्न मिल सके, कब? इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में हमें उसका रिटर्न मिल जाए, तो हम फ्यूचर बेनिफिट्स के बारे में यहाँ सोच के चलते हैं। ठीक है, अब वो हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, जैसे कि कैपिटल, पैसा लगा दिया, लेबर, टाइम, ये सारी चीज़ हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बट इससे हमें क्या चाहिए? फ्यूचर बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, सच एज प्रॉफिट, कोई सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्ड हो जाए। मान लो हम ब्रिज बना रहे हैं या कोई रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, तो हम कुछ काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, तो हम उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देन मैंने देखो यहाँ कितने अच्छे से ये की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप ये देखो तो इस चीज़ को, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप इसको 4 पेज में लिख के आ सकते हो। 4 नहीं तो 3 में तो लिख के आ ही जाओगे। ठीक है, बट यहाँ हमने इसको डायग्राम फॉर्मेट में डाल दिया और हम एक एक करके इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव हो, एक एम हो आपके पास। अच्छा, मान लो कि आपको फ्लाईओवर बनाना है, कब तक बनाना है? 2 साल में हमको फ्लाईओवर बनाना है, ये चीज़ होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कहाँ लॉन्च करना है, कौन से मार्केट में? इंडियन मार्केट में। क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और कोई ईआरपी सिस्टम आपको प्लांट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वो कहाँ करना है? इन अ कंपनी, इन अ स्कूल, इन अ कॉलेज। ठीक है, वो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसकी सक्सेस जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट से ही वो होगी। जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, अगर वो हम अचीव कर लेंगे तो हम बोल देंगे कि ये सक्सेसफुल है, और नहीं तो ये फेल हो गया। ठीक है, नहीं तो हम इस प्रोजेक्ट को बोल देंगे कि ये फेल हो गया। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव और गोल ओरिएंटेड होना जरूरी है। देन इसमें सेकंड आता है डेफिनेट लाइफ साइकिल। एक लाइफ साइकिल डिफाइन होनी चाहिए कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई एंड पॉइंट है, या ये कैसे चल रही है। ठीक है, तो हमें वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें एक स्टार्ट पॉइंट ये आ गया, एक हमने क्लोज पॉइंट ले लिया। स्टार्ट पॉइंट कहाँ से होगा? इनिशिएशन होगा। सबसे पहले कोई भी चीज़ इनिशिएट करेंगे कि हाँ हमने चीज़ें सोची, एक आइडिया आया, देन हमने उसको प्लानिंग की, सारी चीज़ें उसको प्लान आउट किया कि क्या चीज़ें क्या हैं, हम कहाँ से फाइनेंसेस कवर करेंगे अपना, कहाँ से लैंड आएगी, कहाँ से लेबर आएगा, कहाँ से सारी कॉस्ट कवर होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आएगा। देन एग्जीक्यूट कैसे करना है प्लान को, वो, और उसको मॉनिटर कैसे करना है कि सारी चीज़ों को हम देखभाल के चलें, कि सारी चीज़ पे हम कंट्रोलिंग वाला प्रोसेस करें। देन उसका क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स्ड लाइफ साइकिल है हमारा, हमें पता है कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ एंड करा, बीच में क्या प्रोसेस है। ठीक है, वंस ऑब्जेक्टिव अचीव्ड प्रोजेक्ट एंड्स।
ठीक है। रूटीन ऑपरेशन वगैरह जो है वो तो चलते ही रहते हैं, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देन थर्ड इसमें आता है यूनिकनेस, कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होना चाहिए। कोई आपने प्रोजेक्ट ए लिया, कोई प्रोजेक्ट आपने बी लिया, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगी, कि इसकी लोकेशन डिफरेंट सिटीज़ हो सकता है, सेम भी हो सकता है, इसके टाइम पीरियड डिफरेंट शेड्यूल्स होंगे, ठीक है, कि इसकी एक्टिविटी मान लो ये मेट्रो है और हाईवे के नियर बाय बन रही है, कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो दिन में काम नहीं कर सकते, तो ये रात में, मतलब कि ये एट नाइट शिफ्ट्स में यहाँ काम हो रहा है, बट यहाँ डे शिफ्ट में काम हो रहा है, स्कूल कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। रिसोर्सेज यूज वो वेरीज करेंगे, अगर ये मेट्रो बन रही है और ये रोड बन रही है तो रिसोर्सेज चेंज हो सकते हैं, या फिर ये कंपनी में कोई प्रोजेक्ट है, ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, तो यहाँ डिफरेंट रिसोर्सेज। अब ऐसा तो नहीं है ना कि स्कूल में अगर बच्चों को कुछ नॉलेज देनी है उस चीज़ का प्रोजेक्ट है तो उसमें चाबी पाने लगाओगे, ठीक है। देन टीम मेंबर्स डिफरेंट होंगे, यहाँ डेलीगेशन अलग होगा, यहाँ प्रोजेक्ट बी में अलग होगा। रिस्क इन्वॉल्व जो है वो डिफरेंट कंडीशंस होंगी यहाँ दोनों ही प्रोजेक्ट में। तो हर एक प्रोजेक्ट जो है वो अपने आप में यूनिक होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट में जाके वो यूनिकनेस दिखा ही देगा, इवन इफ स्मॉलर या फिर बहुत बड़ा हो। लाइक एग्जाम्पल डिफरेंट लैंड, लेबर और रीजन्स, कुछ भी इसमें आ सकता है, कुछ भी रूल्स अलग हो सकते हैं उसके। देन फोर्थ आता है आपका कॉम्प्लेक्सिटीज़। हर प्रोजेक्ट में जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे वो बड़ा होगा। अब ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, हमने ये प्रोजेक्ट ले रखा है, मान लो इसको ए नाम दे दिया मैंने, तो ये मल्टीपल इसमें एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट इसमें डिपार्टमेंट्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर आपको दिख रहा होगा तो, आईटी, ऑपरेशन, सारे डिपार्टमेंट हैं, स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन है। अब इनको हमने अलग अलग चीज़ों में बांट दिया तो हमारा काम एक अलग लेवल पे ठीक से, ये लोग अपना काम कर पाएंगे, ये अपना कर पाएंगे, ये अपना, बट इनको एज अ कंबाइन देखें तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर इसको सबको मिला दिया जाए। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। अब अगर आप एक बार इसकी तुमने पूरी एक्सप्लेनेशन समझ ली है, अगर आप एक बार इसको देखें तो आप क्या समझ नहीं पाएंगे, क्या आप आंसर लिख के नहीं आ सकते, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको डालने हैं और आपका आंसर बनता चला जाएगा, ठीक है। देन की कैरेक्टरिस्टिक्स की ये पूरी टेबल आ जाती है, ये टेबल आप नोट से पढ़ लेना। अब आपको बता देता हूँ नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आपके जो नोट्स हैं वो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या पिंड कमेंट होगी उसमें आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ भी ना मिले टेलीग्राम पर जाके ढूंढ लेना, ओके। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, इसके आपको नोट्स पूरे कंप्लीट नोट्स खरीदने हो वो खरीद लेना, या जो भी गूगल फॉर्म में जाओगे तो उसमें ना ऑप्शन आएगा कि कौन से नोट्स आपको खरीदने हैं, तो उसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ से ये सब्जेक्ट का नाम और उसके आगे @ करके रुपीज़ उसका अमाउंट लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करना, वो अमाउंट पे करना, स्क्रीनशॉट अपलोड करना, अपना करेक्ट ईमेल आईडी देना, ईमेल पे ही आपको नोट मिलेंगे, ठीक है। नोट्स जो है ईमेल पे ही सेंड कर दिए जाएंगे, मतलब गूगल ड्राइव के थ्रू एक्सेस दे दिया जाएगा, तो ईमेल को पे आपको एक्सेस मिल जाएगा अंडर 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। आप वो पेमेंट करके कर सकते हैं, आप पहले यूनिट 1 के खरीद के देख लीजिए, अगर आप सेटिस्फाई होते तो फर्दर यूनिट्स के खरीद सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं आगे। प्रोजेक्ट वर्सेस रूटीन ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है और रूटीन ऑपरेशन, उसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। नेचर क्या है, टेम्पररी बेसिस पे होता है प्रोजेक्ट में, तो जैसे कि हमने बात की ऊपर, बट रूटीन जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, कि सुबह की चाय बननी है ऑफिस में आके तो बननी है भाई, रोज ही बनेगी, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक एंड यूनिक होगा, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होगा, बट रूटीन ऑपरेशन तो इन जनरल होते ही रहते हैं। ड्यूरेशन क्या है, ये फिक्स्ड होगा कि इतने टाइम पीरियड के लिए यहाँ से चला यहाँ खत्म हो गया, एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है इसकी, बट ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो रोज ही होने ना, रूटीन वर्क है यार ये। देन रिस्क इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ये लो रूटीन वर्क में तो क्या ही रिस्क होगा। देन एग्जांपल इसका या एक ब्रिज बना रहे हैं और इसमें डेली बैंकिंग ऑपरेशंस वगैरह जो चलते हैं, ठीक है। देन आता है आपका प्रोजेक्ट कैटेगरीज। प्रोजेक्ट कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट उस पर हो सकती हैं, लेकिन हम बेसिकली यहाँ वाइडली इसको इस पर ही डिस्कस करेंगे। क्या है कि क्या पर्पज़ है उसका, क्या साइज़ है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है, और उसका नेचर क्या है काम करने का, ठीक है। बेसिकली इन चीज़ों में हमने प्रोजेक्ट की कैटेगराइज कर दिया है। तो क्लासिफिकेशन जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करती है, गवर्नमेंट को और इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है टू अप्लाई सुटेबल प्लानिंग टेक्निक्स, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म और मेथड, इवेल्यूशन मेथड जो होते हैं वो अप्लाई करने में, ठीक है। अब उसको हमने डिफाइन किया है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय सेक्टर। हमने सेक्टर के बेसिस पे, अब सेक्टर कौन सा हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, जिसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, फार्मिंग से रिलेटेड आएंगी ना, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल इरिगेशन प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं उसका हो सकता है कि किसान ने गेहूँ किया और उससे
बिस्किट बना रहा है उसको क्रश वगैरह करके, ओके, और वो प्रोसेस में नहीं जाएंगे फर्दर। देन सेकंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो सकता है कि हम कोई गुड्स बना रहे हैं, तो जैसे कि हमने एक सीमेंट का प्लांट लगाया, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगाई, टेक्सटाइल मिल लगा ली, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। देन थर्ड इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं हम, जैसे पावर प्लांट, 5G, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है। देन सर्विस सेक्टर हो सकते हैं। सर्विस सेक्टर में क्या इंटेंजिबल सर्विसेज दे रहे हैं हम, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि, और ये जैसे अभी आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ये सर्विस में ही आ गया। और हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मान लो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर वो करते हैं, लाइक मेरा प्रोजेक्ट है कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाना है या अंडर अ सर्टेन प्लेलिस्ट, तो ये इंटेंजिबल सर्विस के अंदर जो सेक्टर होगा मेरी सर्विस का वो डिफाइन हो गया। IT पार्क्स, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कुछ भी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सेकंड आता है B, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय ओनरशिप। अब किसका कंट्रोल है उसके पास, कौन उसको फंड देगा और कौन उसको कंट्रोल करेगा प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहला इसमें पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट। पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट कौन से होते हैं, जिसमें जो फंड है ना वो गवर्नमेंट के थ्रू आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर या NPO जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं का इसमें रोल होता है। सेकंड आ जाता है प्राइवेट सेक्टर, हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके। एग्जाम्पल लाइक प्राइवेट मॉल्स, फैक्ट्रीज, IT कंपनीज, ये सब। जॉइंट सेक्टर में PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इसमें जो पब्लिक वाला है और ये प्राइवेट वाला है, ये दोनों ना पार्टनरशिप कर लेते हैं और इससे बनाते हैं ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। इसमें क्या गवर्नमेंट के भी फंड्स होंगे और प्राइवेट भी होंगे, ठीक है, बट इसमें मोर ओवर 51% गवर्नमेंट के ही होते हैं, ओके। देन इसमें पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाता है ऑब्जेक्टिव, और प्राइवेट एफिशिएंसी के साथ साथ, ठीक है, लाइक टोल रोड्स, मतलब जो टोल टैक्स लगा दिया जाता है ना रोड पे, उस चीज़ की बात चली है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय साइज और स्केल, वो कितना बड़ा है, स्मॉल स्केल हो सकता है, लार्ज स्केल हो सकता है। स्मॉल स्केल में लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। मीडियम स्केल में मॉडरेट हो जाएगा, मेगा में ह्यूज बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये चीज़ें आ गई। प्रोजेक्ट वाइज साइज की यहाँ भी टेबल आपको ये गिवन है, ये टेबल भी आप नोट से पढ़ लेना, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ रोक के पढ़ लो वीडियो, ओके। देन D पार्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स बाय नेचर ऑफ एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी का नेचर क्या है जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे हैं, तो हम इसमें ना बेसिकली 2-3 चीज़ों से देखते हैं, 2 चीज़ें ही हैं इंपॉर्टेंट, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि हमने स्क्रैच से कुछ चीज़ लगाई। ग्रीन फील्ड से आप समझ रहे हो ना, जैसे किसान एक एक सीड धरती में डाल के उसे उगाता है, उससे वो हरा भरा जंगल बनाता है, मतलब गेहूँ पैदा करता है या धान पैदा करता है, तो वो ग्रीन फील्ड है। स्क्रैच से सारी चीज़ें कर रहा है किसान, ठीक है, उसे ऐसे समझ सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने एक न्यू साइट बनाई फ्रॉम द स्क्रैच, कोई प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इसमें आपको हैवी प्लानिंग लगेगी और तगड़ी इन्वेस्टमेंट जाने वाली है। इसका एग्जांपल भी इस न्यू स्टील प्लांट वगैरह का दे रखा है। ब्राउन फील्ड क्या है कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व एक्सपेंशन, रेनोवेशन और मॉडिफिकेशन। हम अपने प्रोजेक्ट को ही एक्सपेंड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में, ये मान लो, या रेनोवेट कर रहे हैं, कोई हमारा स्टोर है, हमने उसका भाई रेनोवेशन कर दिया या मॉडिफिकेशन कर दिया, कुछ उसमें अलग सेक्शंस बना दिए, ओके। एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को हमने बढ़ा दिया। ये रिस्की कम होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग फैक्ट्री, एयरपोर्ट टर्मिनल एक्सटेंशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, जिसमें थर्ड आता है। तो मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन में भी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड ही घुस गया है। मॉडर्नाइजेशन की सिंपल क्या, आपने अपग्रेड किया, मतलब कि क्या हो गया, ब्राउनफील्ड हो गया, अपग्रेड कर रहा हो ना। डाइवर्सिफिकेशन, हमने एक नई प्रोजेक्ट लाइन बना दी, तो ये ब्राउन फील्ड का ही पार्ट हो गया दोनों। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में मतलब हम ना स्टेजेस देखते हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस करा था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, तो हम सीक्वेंसेस देखते हैं, स्टेजेस क्या क्या इसमें स्टेजेस आती हैं, और कैसे एक प्रोजेक्ट पैदा हुआ होगा, उसको कैसे प्लानिंग की गई होगी, कहाँ से उसका आइडिया है, ये सारी चीज़ें। देन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम डिफरेंट स्टेजेस में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या ये मैनेजर्स को कैसे हेल्प करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक्टिविटीज़ को सिस्टमेटिकली प्लान करता है, अलोकेट करता है रिसोर्सेज को इन एफिशिएंट बेटर मैनर, मॉनिटर करता है प्रोग्रेस को, और कंट्रोल करता है कॉस्ट वगैरह का या टाइम वगैरह को, ठीक है, और रिस्क और फेलियर्स के जो हैं उसको रिड्यूस कर देता है। तो एक एक करके इसको भी
हम आराम से डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे। बहुत ही बढ़िया डायग्राम मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह। तो सबसे पहला स्टेज जो आ जाती है वो है आइडेंटिफिकेशन स्टेज। एक बार अच्छे से जूम इन करके इसको ध्यान से देखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन स्टेज में क्या होता है कि हम मार्केट डिमांड्स को देखते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है भाई उनको देखते हैं, और क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सोलर एनर्जी, वाटर कॉल, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, सारी चीज़ें। तो हम उनसे जो है ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक बार, तो अब हम इससे क्या कर लेंगे, प्रोजेक्ट का पूरा आइडिया जनरेट कर लेंगे। देन उससे हम प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है, कि हम ये रास्ता फॉलो ना करके दूसरा रास्ता फॉलो कर लें। देन उसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे इससे, और असेस करेंगे बेसिक फिजिबिलिटी की जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो हमने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव लिया, जो भी हमने आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट तैयार की, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है या नहीं, मतलब फिजिबल बोले तो मतलब कि वो प्रैक्टिकल बेसिस में कितना कारगर हो सकता है, जैसा सोचा है वैसा होगा कि नहीं, या फिर हमने बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशंस ले लिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिजिबल एंड प्रोमिसिंग प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने डाल रखे हैं, आप पढ़ लेना। ठीक है, एक एग्जांपल बता ही देता हूँ, समझा देता हूँ। अ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द नीड फॉर अ न्यू हाईवे। अब नए हाईवे की ज़रूरत है, ट्रैफिक कंजेशन हमें कम करना है, तो हम सेवरल रूट्स वगैरह प्रपोज करेंगे या नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, और जो भी बेटर होगा, जो भी उसके लिए सिचुएशन के हिसाब से बेटर होगा, सारे आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उस चीज़ को फॉलो अप कर लेंगे। ठीक है, उस चीज़ को शॉर्ट लिस्टेड कर लेंगे। देन सेकंड स्टेज आ जाती है आपकी प्रिपरेशन या फिर फॉर्मुलेशन स्टेज। ठीक है, तो प्रिपरेशन और फॉर्मुलेशन दोनों ही चीज़ इसमें आती हैं। अब देखते हैं प्रिपरेशन में क्या करते हैं हम सारी टेक्निकल जो वैल्यूज़ हैं, टेक्निकल एंगल से सारी चीज़ें देखेंगे, उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो डिस्कस कर लेंगे। देन फाइनेंशियल एंगल से देखेंगे, उसकी सारी फाइनेंशियल वायबिलिटी को चेक करेंगे, और फिर उससे हम इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे उसका, कि सोशल एंगल से उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है सोसाइटी पे, या इकोनॉमिक एंगल से उसका क्या सारा इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो चीज़ हम समझेंगे। उसे समझने के बाद हम फिर आ जाएंगे टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे पूरी, देन फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करेंगे पूरी, और मार्केट एनालाइज करेंगे, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या लोज हैं, क्या हाइज हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देन कॉस्ट और रिवेन्यू का एस्टिमेशन लेंगे कि हम इतनी कॉस्ट इन्वेस्ट करें तो हम इतना रिवेन्यू एक साल के अंदर बनाएंगे। ये हम टाइम के साथ देखते चलेंगे, प्रोजेक्ट में टाइम बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। एंड प्रिपरेशन करेंगे ऑफ डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब हमने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी अपनी ये तैयार कर ली है, तो हमने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रेडी कर लिया बिल्कुल। अब हमें अप्रेजल लेना है और एंड अप्रूवल लेना है। ओके, देन थर्ड स्टेज इसमें आ गई अप्रेजल। अब हमें अप्रेजल लेना था। ठीक है, तो अप्रेजल जो है बहुत ही क्रिटिकल एग्जामिनेशन है एक प्रोजेक्ट का। ठीक है, बाय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स। ठीक है, अब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और वो सबको मैनेज करेंगे, बैंक्स वगैरह को। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कि हम जाएं या ना जाएं उसके साथ डिसीजन। ठीक है, ले या नहीं। तो अप्रेजल स्टेज में क्या जाता है, हम क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे। अगर वो एग्जामाइन करने के बाद एग्जामिनेशन जो हुआ उसका बाय मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स वगैरह के थ्रू, तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इन्वेस्टमेंट वायबल है और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है। तो अगर हमें रिपोर्ट में ऐसा दिख रहा है, तो अगर नहीं है तो भाई हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम यहाँ पे सैड होके बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो जाता है टेक्निकल अप्रेजल लिया हमने, फाइनेंशियल अप्रेजल करेंगे, इकोनॉमिक करेंगे और सोशल करेंगे। तो हम सारी चीज़ें एस्पेक्ट में देखेंगे, जैसे हमने कि टेक्निकल चीज़ें वहाँ प्रिपेयर की थी, एग्जामाइन की थी, तो हम टेक्निकल अप्रेजल देंगे उसको। देन देखेंगे कि फाइनेंसेस ठीक है, फाइनेंशियल अप्रेजल मिल गया भाई उसको। इकोनॉमिक ठीक है दे देंगे। ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखेंगे, पब्लिक बेनिफिट्स देखेंगे, यहाँ नेशन का क्या इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इसको भी अप्रूवल मिल गया। अब आती है बात सोशल एंड इन्वायरमेंटल अप्रेजल की। इसमें हम सोशल इम्पैक्ट क्या है किसी प्रोजेक्ट का वो एग्जामाइन करेंगे, कम्युनिटी के क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या लॉज हो सकते हैं उनके, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी मेंटेन है कि नहीं, तो उस चीज़ की भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम इसको प्रोजेक्ट को डन कर देंगे, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे अगर एक भी फैक्टर इसमें ख़राब निकलता है तो। ठीक है, देन आ जाती है फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज।
वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। तो हम यहाँ प्लान्स को जो है वो एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब ये कैसे काम करती है, काफ़ी बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम देखने में लग रहा है, बट है आसान, हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में तो हम इसमें प्लान्स को कन्वर्ट कर देते हैं एक्शंस में, हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोजेक्ट का, जो भी हमने प्लान्स बनाए सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। देन उसकी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या जाती हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसोर्स एलोकेशन एंड फंडिंग, इसी ये सारी पार्ट हम इसमें देखेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, हम उसे लगातार ऐसे ट्रैक करते रहेंगे कि क्या प्रोग्रेस है, कैसे उसका डाटा फ्लक्चुएट कर रहा है, क्या ट्रेंड्स हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेजर करेंगे और कंट्रोल करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिव्यू, सारी चीज़ें देखेंगे। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, हमें ना कोऑर्डिनेशन चाहिए, हमें एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए बिटवीन द टीम्स, स्टेक होल्डर्स एंड वेंडर्स। ठीक है, और पीयर्स भी जो साथ में काम कर रहे हैं लोग। और अगर डिले हुआ तो कॉस्ट जो है वो ओवररन कर जाएगी। तो डिलेज एंड कॉस्ट ओवररन्स आर कॉमन इफ़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। अगर हमने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करा, तो हमें उसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले इसमें लैंड एक्विजिशन, कि हम लैंड ढूंढेंगे, एक सिक्योर लैंड को मतलब ढूंढेंगे, एक नेसेसरी लैंड को सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन, क्या कंस्ट्रक्शन चाहिए वहाँ, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चीज़ें चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए लेबर को काम करने के लिए, वो डेवलप करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि आपने देखा होगा घर बनते हैं तो पानी की नीड होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना घर बनाते टाइम समरसेबल करा लेते हैं और बोरिंग करा लेते हैं, या जो भी आप बोलते हो हैंड पंप लगवा लेते हैं, ताकि वो पानी की फुलफिलमेंट होती रहे, मोटर वगैरह डलवा लेते हैं उसमें। ओके, या वाटर टैंकर्स वगैरह उसको प्रोवाइड कराते हैं। देन प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, सारी मशीनरी आएगी। ठीक है, टूल्स आएंगे, सारी चीज़ें हम ऑर्डर करेंगे और एक्वायर कर लेंगे सारे इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को। देन रिक्रूट करेंगे एंड ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को हायर करेंगे, लेबर है तो लेबर हायर कर लेंगे, नहीं तो एम्प्लॉयज़ है कहीं वो हो रहा है तो उनको हायर करेंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे काम के लिए, और फिर ट्रायल्स चलाएंगे अपने प्रोजेक्ट पे, जो हमने प्रोजेक्ट करा, जो भी ऑपरेशंस है उनको ट्रायल्स करके देखेंगे। अगर वो सही काम कर रहा है तो हम फाइनल उसका रिव्यू लेंगे, मतलब वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम उसकी रिव्यू या इवैल्यूएशन स्टेज जो आ जाती है कि जब सारा काम डन हो गया, तो ये पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट होता है कि हमने काम कर तो लिया, बट उसको रिव्यू करेंगे, हम इवैल्यूएट करेंगे। कंडक्ट आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, इवैल्यूएट इफ ऑब्जेक्टिव वर अचीव्ड और नॉट, हमने जो ऑब्जेक्टिव लिया था हमने वो अचीव कर लिया है या नहीं कर लिया, ये चीज़ ये देखने के लिए होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, हम अपनी सारे जो एरर्स हैं उसको एनालाइज कर देंगे और उससे सीखते हैं, और इससे क्या बेनिफिट हो जाता है, और कि हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, कि हम यहाँ से जो है सारा अपना डाटा लेंगे, एक इंसाइट लेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, और उससे फ्यूचर में हमसे कोई गलती ना हो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, तो उसकी परफॉर्मेंस हमारा बढ़ा देगा। मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि हम जो है, जो भी हमने इनिशियल गोल्स लिए या बेंचमार्क सेट करे थे वो हो गए कि नहीं पूरे, जो हमने प्लान किया था वो पूरा हुआ कि नहीं। तो हम यहाँ पे यही एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व में जो आ जाता है इसकी, वही आ जाता है कि हमने जो प्लानिंग की वो एक्चुअल कॉस्ट, मतलब हमने प्लानिंग में लगाया था कि हमारा बजट है भाई 100 करोड़ का, बट यार मेट्रो बनाने में खर्चा आ गया 150 करोड़ का, तो एक कॉस्ट ओवर रन हो गया ना। और ये कैसे हुआ, टाइम ज़्यादा लग गया, इस वजह से हुआ। ठीक है, तो हम टाइम को भी यहाँ इवेल्युएशन करेंगे, और ओवररन कैसे हुआ उसको भी इवेल्युएट करेंगे। असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, अब कोई प्रॉफिट के लिए हमने काम किया था तो फाइनेंशियल रिटर्न्स वो हमको दे रहा है कि नहीं, उस चीज़ को हम यहाँ मेजर करेंगे। देन आइडेंटिफाई करेंगे उसके कॉजेज़ क्या है डेविएशन के, कि किन किन फैक्टर से किन किन फैक्टर से दिक्कत आई, हम सारी चीज़ों को उसको ढूंढेंगे रिपोर्ट में, क्या दिक्कत थी, कि भाई बारिश की वजह से काम ख़राब हो गया, ऑर्डर नहीं प्लेस हो पाया, या फिर कोई और एरर, टेक्निकल एरर। तो हम चीज़ें सारी डेविएशन देखेंगे कहाँ वेरिएंसेस आए प्लान में। ठीक है, इसका एग्जांपल दे रखा है और ये टेबल दे रखी है समरी की मैंने, वो आप देख सकते। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो कोई भी फैक्टर है लाइक रिसोर्सेज, हाई इन्वेस्टमेंट या अनसर्टेनिटी आ सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हम उसकी जो ये अनसर्टेनिटी का लेवल है, या जो भी प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है, तो उन फैक्टर्स को हम लिमिट कर देते हैं, और ये हेल्प करता है वेस्टेज को रिड्यूस करने में और उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को बढ़ाने में। ठीक है,
तो इसमें सबसे पहला जाता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। हम रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। लाइक हमारे पास कैपिटल है, लेबर है, या गोट मिनट्स और ये मटेरियल्स और मशीनरी जो भी है हमारे पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम इसको ऐसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे जिससे वेस्टेज हमारी जो है वो कम हो या कि ना ही हो, तो बढ़िया है। और रिसोर्सेज यूज्ड वेयर एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ ज़रूरत है, एट राइट टाइम राइट प्लेस, एट जितनी ज़रूरत है उतना, जितना सीमेंट की ज़रूरत है उतना ही यूज़ करेंगे। फालतू हम वेस्ट नहीं करेंगे कि हमने मंगा के रख लिया और बारिश में भाई वो ख़राब हो रहा है, ये काम हमें नहीं करना है। तो एफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो है उससे ये सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे रिसोर्सेज का, और मैक्सिमाइज्ड वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है। देन रिस्क मिटिगेशन, जो अब रिस्क आता है, सॉरी, जो अब रिस्क आता है तो हम उसको मिटिगेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको कम कर रहे हैं। उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, तो रिस्क मिटिगेशन हम कैसे करेंगे, तो सब सारे प्रोजेक्ट में कोई ना कोई रिस्क तो होगा। कोई भी सप्लाई में डिले आ सकता है मटेरियल की, कॉस्ट बढ़ सकती है, कभी भी इन्फ्लेशन हो गया, टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं किसी भी आपकी मशीन में, या फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे नॉर्म्स या रेगुलेटरी नोटिस वगैरह निकाल दिए जिससे आप बंध सकते हैं कि टाइट पॉलिसीज़ बहुत ही आ चुकी है, या अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, तब ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारे रिस्क होते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब हम कर रहे हैं तो हम इन सारे रिस्क को ना पहले से एडवांस में आइडेंटिफाई करके रखेंगे, क्या सारे रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखेंगे, और हम उनकी ना कंटीजेंसी प्लान बनाएंगे कि हम उनको कैसे कॉप अप कर सकें, कॉप अप कर सकें, कैसे हम उन चीज़ों से बच सकें। तो हम उसका प्लान पूरा प्रिपेयर करके रखेंगे जिससे हम अपने लॉसेस जो हैं उनको मिनिमाइज कर पाएंगे। ओके। देन थर्ड इज क्वालिटी कंट्रोल। अब हम इसमें क्वालिटी कंट्रोल की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो इंश्योर करता है फाइनल आउटपुट मीट डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, हमारे जो फाइनल जो प्रोजेक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करना चाहिए, उनको मीट कर जाना चाहिए। तो हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया, अब उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की, उस पर क्वालिटी चेक वगैरह लगाया, सारी चीज़ देखी। अगर उसने क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेट कर लिए, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, तो फाइनल आउटपुट जो होगा वो डिजायर्ड क्वालिटी का होगा और उसको हम ऐसा एज अ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ओके। बट अगर नहीं हुआ, वो क्वालिटी उसको मेंटेन ही नहीं कर पाया वो, तो हम उस पर फिर से काम करेंगे, उसको ठीक करेंगे और फिर से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में जाएगा, फिर से वो साइकिल घूम के आएगी, और अगर इस बार हो जाएगी तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी चेक क्या है, या फिर कंसिक्वेंसेस ऑफ पुअर क्वालिटी क्या हो सकते हैं उस चीज़ का आउटपुट। तो अगर पुअर क्वालिटी आप सामान की किसी दे रहे हो तो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, उस पर आपको फिर से एक्स्ट्रा कॉस्ट करनी पड़ेगी, ब्रांड वैल्यू आप अपनी ख़त्म कर लोगे, रेपुटेशन वगैरह। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं। देन फोर्थ इज टाइमली कंप्लीशन। टाइमली कंप्लीशन में क्या है, हम टाइम को जो है ज़्यादा जो टाइम लग रहा है उसको, जो टाइम ओवररन है उसको अवॉइड करेंगे, और कॉस्ट ओवररन उनको अवॉइड करेंगे। तो टाइम जो है वो डायरेक्टली कॉस्ट से रिलेटेड है, ये बात मैंने आपको ऊपर पहले ही बता दी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हमने लिए, ठीक है, लगाए, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, ये सारा कुछ काम कर लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऑन टाइम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई ये, आपकी कॉस्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, आपने बहुत ही अच्छा काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर डिले हो गया टाइम कंप्लीशन में और टाइम बाहर चला गया, 1 साल का काम आपका 2 साल में हो रहा है, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। जो 1 साल के लिए आपका बजट पास हुआ था उस बजट में काम नहीं हो पाएगा। अगर आपको 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ रही थी तो अब यहाँ कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ या फिर 2 करोड़ आपके खर्च हो जाएंगे अगर 2 साल लग रहे हैं तो। ठीक है, तो एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट जाएगी, मटेरियल के प्राइस बढ़ जाएंगे टाइम के साथ। पता है ना कि जो चीज़ आप 100 रुपये में 2 साल पहले खरीद पा रहे थे वो आज नहीं खरीद पा रहे, क्योंकि हर जगह हर चीज़ के रेट बढ़ गए। किसी की जलेबी, किसी का बड़ा पाव, कुछ भी खाने जाओ सब चीज़ के रेट बढ़ गए यार। इंक्रीज इंटरेस्ट बर्डन, अगर हमने जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर हमने कहीं से लाइक फाइनेंसर से पैसा उठा रखा है तो हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर टाइम हमारा बढ़ेगा तो कॉस्ट ओवररन होगा। ठीक है, पैसा ज़्यादा लग जाएगा। ओके, अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। अब किसके लीडरशिप के एस्पेक्ट में अगर देखें कि गुड प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, अगर उसकी लीडरशिप कैसी होगी, उसकी वो गाइड करेगा, उसके पास ऐसी एबिलिटी होगी कि वो गाइड करे लोगों को, टीम को मोटिवेट कर सके, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर सके। ठीक है, मैनेजिंग डिसएग्रीमेंट इफेक्टिवली, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, कोई भी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी है नहीं और कोई भी नॉलेज है, उसे सारी इंडस्ट्री की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, वो फ्लेक्सिबल टू हैंडल चेंजेस, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, उसको अडेप्ट कर पाए, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ही
इफेक्टिव होनी चाहिए ताकि स्मूथ कोऑर्डिनेशन वगैरह बना रहे। गुड वर्सेस पुअर मैनेजर कौन होता है, बढ़िया मैनेजर कौन होगा, घटिया कौन होगा। तो लीडरशिप कैसी होगी, ये इंस्पायर और लीड करेगा, ये डोमिनेंट और इग्नोर करेगा कि भाई अपनी अपनी चलानी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या है, ये इन्फॉर्म्ड और टाइमली डिसीजन मेकिंग लाइक ब्रेन स्टॉर्म टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर सकता है, बट ये डिलेड और केयरलेस होगा बिल्कुल, ठीक है। हैंडलिंग चेंज, फ्लेक्सिबल होगा ये चेंजेस को हैंडल करने में, बट ये बहुत रिजिड होगा, ये इसको प्रॉब्लम होगी चेंजेस हैंडल करने में, एडेप्टिव नहीं होगा ये। कम्युनिकेशन क्लियर और रेगुलरली ये बात करेगा, बट ये कंफ्यूजिंग बात करेगा और इरेगुलर, कि अपनी बस जब मन में आई बात कर ली, नहीं तो बात नहीं की, ठीक है। टीम रिलेशन कैसे, कोऑपरेटिव होगा, बट ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद ही पैदा कर रहा है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन। अब आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम प्रोजेक्ट की और उसका फॉर्मुलेशन करेंगे, जो हमने ऊपर स्टेजेस जो आइडेंटिफिकेशन स्टेज पढ़ी थी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, उसी का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉर्मुलेशन जो है, इसे हम सीड स्टेज भी बोलते हैं किसी प्रोजेक्ट की, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट जो है उसका आइडिया जो है वो बॉर्न होता है, उसे एग्जामाइन करते हैं और वो शेप लेता है एज अ वर्केबल प्रपोजल में, ठीक है। हम उसे डिसीजन लेते हैं उसके ऊपर, और बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट में उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो सक्सीड करेगा या फेल करेगा, लॉन्ग रन में चल पाएगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सोचते हैं। तो इसमें सबसे पहले ए पार्ट प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें क्या है, हम डिस्कवर करते हैं और सेलेक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को। अब एट द टाइम मार्केट डिमांड क्या है, हम सोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकती हैं वो सोच देख पढ़ रहे हैं अभी। तो मार्केट डिमांड क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है और उसका क्या सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि आपने देखा कि कोई बिजनेस चलाना है, देन उसमें आपकी जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल्स की वो है कि नहीं है, ईजिली अवेलेबल है कि नहीं, इनपुट लाइक फूड प्रोसेसिंग नियर फार्म्स, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स क्या क्या है। अभी आपने कोई बिजनेस लाइक सोलर प्लांट लगाने की सोची, और गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिवाइज कर रही है, मतलब सब्सिडी दे रही है उस पर, कि आप अगर 1 लाख का कोई सोलर पैनल लगाएंगे तो उस पर आपको 75% का ऑफ मिलेगा, ये 50% का ऑफ मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बेनिफिट्स देखते हैं यहाँ, सब्सिडीज़ वगैरह देखते हैं सोलर पावर प्लांट वगैरह इन सब के लिए। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे थे उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें उस चीज़ का, प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिकली, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंडिया, ठीक है। देन उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, बी पार्ट इसका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। तो अब इसमें ना हम डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं और उसकी देखते हैं फिजिबिलिटी, कि वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि नहीं, उसे हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे कि नहीं। तो हम कन्वर्ट करते हैं एक सेलेक्टेड आइडिया को इनटू अ डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल। हम यहाँ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं फॉर द अप्रेजल, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास टूल्स स्किल अवेलेबिलिटी है कि नहीं, और मार्केट एनालाइज करते हैं कि स्टडी करते हैं डिमांड और सप्लाई कर्व को देखते हैं, ठीक है। इंश्योर करते हैं कि वायर्स जो है वो प्रॉपर उसको खरीद पाएंगे कि नहीं, प्रोडक्ट वगैरह, कंपटीशन लेवल, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, टारगेटेड कस्टमर, सारी चीज़ें देखते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया। अब इन्वेस्टमेंट आइडिया कहाँ से आ सकता है, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दिखी, तो आप वहाँ पे जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर रिटर्न्स, तो हाँ आपका मतलब जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया हो गया, आपने इन्वेस्टमेंट करी फॉर द फ्यूचर रिटर्न्स। अब इसमें क्या हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट और सर्विस के रिलेशन में भी हो सकता है ये, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ हो सकती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो फिजिबल है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और सस्टेनेबल है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म में चल पाएगा कि नहीं वो बिजनेस। देन स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं फॉर द इन जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया, क्या क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो कर सकते हैं। लाइक हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वगैरह को पहचानेंगे, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ लेना, सारा कुछ लिख रखा है, शॉर्ट एनालिसिस तो पता ही होगा, ठीक है। और ये जो है एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर को हेल्प करता है टू मैच द इंटरनल स्ट्रेंथ विद द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़, कि आपके अंदर जितनी पोटेंशियल है उसको आप जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुई हैं उनसे मीट कर पाओ। देन हाउ इट हेल्प्स इन आइडिया जनरेशन, ये रिवील करता है एरिया वेयर द फर्म्स हैड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जहाँ है वहाँ फ़ायदा देगा। आइडेंटिफाई करेगा सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को, और वॉर्न्स अगेन पोटेंशियल रिस्क, क्या पोटेंशियल रिस्क है उसके अगेंस्ट आपको वार्निंग देगा। देन सेकंड इज मॉनिटरिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक हम कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर सकते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आ रहे हैं, और सोशल एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या है, लोकल्स में क्या लोकल ट्रेंड क्या है, ठीक है, लोकल नॉर्म्स क्या है, वो चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। तो ठीक है ना, हम इसे इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का नाम भी दे देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ हम एक्सटर्नल चेंजेस को
कंट्रोल करते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म्स, ठीक है। देन इनपुट आउटपुट एनालिसिस, क्या इनपुट और आउटपुट हुआ उसको एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली सप्लाई चेन को आइडेंटिफाई करना है कि इंडस्ट्रीज जो है हम वहाँ लगाएं जहाँ रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए, हम डिमांड एंड सप्लाई के बीच का गैप को फुलफिल कर पाएँ, और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देख पाएँ। अब ये इसका एग्जांपल है, जैसे अबंडेंट कॉटन प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो टेक्सटाइल एंड गारमेंट यूनिट्स वहाँ होगी, ठीक है। और ग्रोथ इन ऑटोमोबाइल सेक्टर करना है तो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल प्लानिंग आ गई। देन स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ को स्क्रीनिंग करना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ में क्या होता है कि एक सिस्टमेटिक इवेल्युएशन है प्रोजेक्ट आइडियाज़ का टू डिसाइड कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस आइडिया पे करे कि नहीं करे। मान लो एक आइडिया है ए, अब ये ए आइडिया है तो अब हम इस पे मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं बस, और अब हम इससे देखेंगे कि हमें इसे फर्दर टेस्ट करना कि चाहिए या नहीं। तो हम यहाँ येस और नो डिसाइड करते हैं कि हम इसका इन डिटेल इन डेप्थ इवेल्युएशन करें कि नहीं, ये चीज़ें हम देखते हैं। तो हम ये देखते हैं शुड वी प्रोसीड विद दिस आइडिया और ड्रॉप इट, ये चीज़ें हम यहाँ पे एक अर्लियर स्टेज पे डिसाइड कर लेते हैं। देन टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में क्या है कि हम जो भी प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें टेक्निकल एस्पेक्ट में हैं वो सारी चीज़ें फॉर्मुलेट कर लेते हैं और हम देखते हैं वो फिजिकली फिजिबल है और टेक्निकल साउंड आइडिया है कि नहीं, जो भी प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किया है। तो इसमें हम सिंपल टर्म्स में अगर देखें तो हम यहाँ डिसाइड करते हैं कैन वी एक्चुअली बिल्ड एंड ऑपरेट विद दिस प्रोजेक्ट एफिशिएंटली, हम बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट को, अच्छे तरीके से बना पाएंगे इस प्रोजेक्ट को नहीं। क्योंकि देखो यार कई बार ऐसा होता है ना कि ऑन पेपर आपने 4 चीज़ें लिख के रख ली कि हम ऐसे प्लानिंग करेंगे, बट वो चीज़ें वैसे चलती नहीं है। टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी लोकेशन काफ़ी सारी उतार चढ़ाव आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करने की ज़रूरत पड़ती है ऑन द प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द साइट ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मीनिंग क्या हो सकता है इसका कि हम टेक्निकल एस्पेक्ट में प्रोजेक्ट को देखें, लाइक प्रोडक्शन प्रोसेस, टेक्नोलॉजिकल सिलेक्शन, प्लांट का क्या साइज होगा, उसकी क्या कैपेसिटी होगी, लोकेशन एंड साइट, ये सारे हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ध्यान दें, ठीक है। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के कंपोनेंट क्या क्या है। तो टेक्नोलॉजी सिलेक्शन ही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे या मैन्युफैक्चरिंग का हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे या कॉस्ट इफेक्टिव या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो कि पुरानी है जिसकी कॉस्ट कम होगी, और नई टेक्नोलॉजी होगी तो मशीनरी काफ़ी महंगी आएगी, तो ये हाई एफिशिएंसी और हाई कॉस्ट पे काम करेगा। देन आपका नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स क्या है, प्रोडक्ट मिक्स में हम जो है ना बहुत सारी वैरायटी और कॉम्बिनेशन देखते हैं प्रोडक्ट के टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें कॉम्बिनेशन और वैरायटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट की ना जगह प्रोडक्ट मिक्स बहुत सारे प्रोजेक्ट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ऐसे प्रोड्यूस करें कि हमने जूता चप्पल सब वो कर दिया, कहीं ना कहीं चप्पल तो बिकेंगी अगर जूते ना बिके तो, ठीक है। देन हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हम कैपेसिटी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको बेटर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे और रेस्पॉन्ड टू द चेंजिंग मार्केट डिमांड, ठीक है। अगर जूतों का ट्रेंड आया तो हम जूतों के ट्रेंड में भी घुस सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ मार्केट में भी घुस सकते हैं। देन प्लांट कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। प्लांट कैपेसिटी रेफर टू द मैक्सिमम आउटपुट दैट अ प्लांट कैन प्रोड्यूस इन अ गिवन पीरियड, एक टाइम के अंदर मान लो 1 साल के अंदर हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो प्लांट कितना कर पा रहा है, तो प्लांट की वो उतनी कैपेसिटी होती है। इसमें फैक्टर क्या कंसिडर करते हैं, मार्केट में क्या डिमांड है, अवेलेबिलिटी है कि नहीं रॉ मटेरियल की, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें कितना चाहिए, और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत से लोगों को आपको पता होगा। तो लार्जर कैपेसिटी ऑफन लीड्स टू लोअर कॉस्ट, अगर हमने मान लो एक प्लांट लाइक मैं मान लेता हूँ कि हम 4 दोस्त रहते हैं एक फ्लैट में और हमें खाना बनाना पड़ता है, वी हैव टू अरेंज कुक, ठीक है, हमें खाना बनाना पड़ता है। तो हमने एक कुक अरेंज किया और वो हमसे लेता है 2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये लेता है वो, और हमारी वही 4 लोगों की 10-12 रोटी वो बना के जाता है और 2,000 रुपये हमसे ले लेता है। बट उसकी जगह हम यहाँ 6 दोस्त आ जाएं, ठीक है, उन 4 दोस्तों को तो 500-500 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अब हम हो गए यहाँ 6 दोस्त और वो कुक अब भी 2,000 रुपये ले रहा है, अब वो उससे 16 बनवा लो या 20 बना लो, अब वो 20 रोटी तक बना देता है हमारे लिए। तो हम 6 दोस्त में जब वो 2,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है,
तो हम 350 समथिंग, हमें 325 के समथिंग हमें पर हेड पड़ेगा। तो हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पैसा बच गया। तो यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हो। तो लार्जर कैपेसिटी जो है वो लोअर कॉस्ट पर यूनिट में आ जाती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्लांट आप बड़ा कर दो तो वो मतलब नहीं हो पाता। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, सीमेंट प्लांट इज यूजुअली सेटअप विद लार्ज कैपेसिटी टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट एंड कम्पीट इफेक्टिवली इन द मार्केट। ठीक है, हम पर यूनिट कॉस्ट कम कर देते हैं और बड़ी चीज़ें सेटअप कर देते हैं। ओके, देन फोर्थ आता है लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन। अब हम लोकेशन ऐसी देखनी है और साइट का बहुत ही अच्छे से, जोग्राफिकल एरिया क्या है उसे बहुत ही अच्छे से एनालाइज करके सेलेक्ट करना है। वाइल साइट सिलेक्शन रेफर टू द चूजिंग द एग्जैक्ट प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, इसमें की फैक्टर्स क्या क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स, मार्केट के पास होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, लेबर वहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, और गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या क्या मिल रहे हैं, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मे बी इट कैन बी एबसेंट ऑल्सो। ठीक है, देन फिफ्थ इज वेस्ट डिस्पोजल एंड इन्वायरमेंटल कॉम्प्लाइंसेस। वेस्ट डिस्पोजल हमने क्या टेक्निक्स यूज़ कर रखी हैं, इन्वायरमेंटल कॉम्प्लाइंसेस वो वहाँ है कि नहीं। दिस एस्पेक्ट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट फॉलोज एनवायरमेंटल लॉज को हम फॉलो करें और पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स को भी ध्यान में रखें। ठीक है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम जो है वो भी प्लान होना चाहिए एडवांस में आपके पास। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है भाई, आपको एनओसी नहीं मिलती बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, आपको इन्वायरमेंट की, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स की, मतलब फायर डिपार्टमेंट से ये सब एनओसी लेनी पड़ती है। अवॉइड पेनल्टीज एंड शटडाउन्स, ये शटडाउन भी कर सकते हैं फॉर सम डेज, और मतलब लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं, और पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। ठीक है, एंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो वो बात ही करते हैं, दिल्ली का हाल आप देख ही सकते हैं, AQI कहाँ जा रहा है। ओके, सो ये था आपका चैप्टर। ये सारे हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं आपके, किस चीज़ के, कंपोनेंट क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के। तो ये सारे कंपोनेंट वगैरह हमने देख लिए। ये यूनिट 1 मैंने कवर करा दिया आपको। तो यूनिट 1 आपकी हो जाती है कंप्लीट। और अब आप क्या कर लेना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, देखो भाई काफ़ी मेहनत लगती है। और नोट्स वगैरह आपके ये आपको गूगल फॉर्म भरने पे आपकी ईमेल पे मेल कर दिए जाएंगे और ड्राइव में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो गूगल फॉर्म पर जाओ, जल्दी से गूगल फॉर्म भरो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यूनिट 2, 3, 4 सब कुछ जल्दी आने वाला है, PYQ वगैरह सब कुछ। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।